नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर काउंसलर में। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हम जो है हर बार इस YouTube चैनल पे जो भी कुछ करंट लीगल इशू होते हैं उसके बारे में बातचीत किया करते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों मराठा रिजर्वेशन पे। जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के बेंच ने जस्टिस अशोक भूषण ने जिस बेंच को लीड किया था और उन्होंने जो मराठा आरक्षण का जो लॉ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किया था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। उसके बारे में आज हम कुछ स्टेप बाय स्टेप बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों कि हमारे जो संविधान की हिस्ट्री है या फिर जो हमारे जुडिशल हिस्ट्री है उसका जो पहला पायदान है वो रिजर्वेशन को चैलेंज करके ही शुरू हुआ था। पहली केस जिसमें रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था वो है दुरै राजन के केस में। और इस केस में तो जो है ब्राह्मण को भी रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। और ये जो दुरै राजन थी वो एक ब्राह्मण थी, उन्होंने कुछ एग्ज़ाम नहीं दिया तो उन्होंने ये रिजर्वेशन लॉ जो है चैलेंज किया था और उसमें वो सक्सेस भी हुई थी। उसके बाद जो है पंडित नेहरू साहब को जो है उसमें एक अमेंडमेंट लानी पड़ी और अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 15 में ये कहा गया कि रिजर्वेशन को जो है आप एक एज एन फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है रिजर्वेशन पे तो उस लॉ को जो है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी प्रिंसिपल सेट असाइड नहीं किया जाएगा। तो इससे जो है एक हमारे हिंदुस्तान का एक रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, एक आरक्षण का जो मुद्दा है उसका सिलसिला शुरू हो चुका था। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला उसमें बहुत से अलग अलग तरह के आर्गुमेंट किए गए दोस्तों। उसमें ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। किसी सोसाइटी को जो है अपलिफ्ट करने के लिए स्कॉलरशिप है, फीस कम कर देना है, लेकिन हर बार जो है रिजर्वेशन को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या फिर मेन स्ट्रीम लॉ में लाना एक अच्छी चीज़ नहीं है। और जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो है मराठा को बैकवर्ड मानने की वजह डोमिनेंट क्लास और फॉरवर्ड क्लास माना है। अभी ये जो एक लॉ बनाया गया था फडणवीस गवर्नमेंट की तरफ से 2018 में, वो जो लॉ है वो बड़ा अपसर्ड लॉ था दोस्तों। क्योंकि अगर कोई भी ऑर्डिनल प्रूडेंट मैन उस लॉ को या फिर उस प्रोसीजर को अगर देखता तो ये बात क्लियर हो सकती है। जैसे कि गायकवाड़ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट साइन की थी 13 नवंबर 2018 को। उस रिपोर्ट को जो है कैबिनेट के सामने रखा गया 18 नवंबर 2018 को। उसके बाद 29 नवंबर 2018 को उस बिल को पास कर दिया गया। उस टाइम पे उस बिल की जो है ठीक से प्रिंट आउट भी नहीं आ चुकी थी। उसमें जो भी कुछ बड़े बड़े एनेक्सर थे वो एनेक्सर के प्रिंट भी जो है टेबल नहीं की गई असेंबली में। उसके बावजूद भी उस बिल को पास कर दिया गया। और उसके बाद तुरंत नेक्स्ट डे को ही 13 नवंबर 2018 को उस लॉ को जो है लागू कर दिया गया। ये जो गौर स्पीड से इस लॉ को बनाने में जो ज़बरदस्ती या फिर जल्दी की गई थी, ये क्लियरली दिखाई देता है कि ये जो लॉ बनाया गया था वो कम्प्लीटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। उसके बाद एक जो इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं दोस्तों, उस टेक्निकल बातों को जो है हम इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। और इस टेक्निकल बातों की बुनियाद पे ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को जो है सेट असाइड किया है और स्ट्रक डाउन किया है। उसमें सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि अगस्त 2018 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102। ये इस संविधान संशोधन के तहत नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को जो है एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट के राइट दिए गए। और उसके तहत आर्टिकल 342A के तहत जब किसी क्लास को या फिर कास्ट को सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड माना जाना है तो वो जो काम है वो काम अब नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही होगा। और उस रिकमेंडेशन को जो है कैबिनेट में पास करके कैबिनेट के बाद उसको जो है राष्ट्रपति जी के सामने रखा जाता है।
और उस पे जो राष्ट्रपति की साइन होती है तो उसके बाद ही जो है उस कास्ट को जो है बैकवर्ड कास्ट माना जाना है। तो अभी इस अमेंडमेंट के बाद ये जो संशोधन हुआ है संविधान में, उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया गया। और ये जो लॉ पास किया, इस लॉ को पास करते वक्त महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन से कोई भी कंसल्ट नहीं किया था, कोई भी कंसल्टेशन के साथ नहीं किया गया था। इसकी वजह से अगर ठीक से देखा जाए तो थिन लाइन और शेकी ग्राउंड पे जो है लॉ बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये लीगल या फिर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस था ही नहीं, उनकी कॉम्पिटेंसी थी ही नहीं जो उन्होंने लॉ पास किया, क्योंकि वो लॉ बनाने का पूरा अधिकार जो है नेशनल बैकवर्ड कास्ट कमीशन के अंडर ही था, आर्टिकल 342 के तहत गया था। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बहुत आसानी गई इस लॉ को स्ट्रक डाउन करने में। अब बात है दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, और वो है जो मराठा रिजर्वेशन पे अब तक कमेटी या फिर कमीशन बनाए गए हैं, बिठाए गए हैं, किन किन कमीशन ने, किन किन कमेटी ने कौन कौन से अब तक जो है इस पे रिकमेंडेशन दी है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अभी सबसे पहली बात ये समझ लो दोस्तों, 1992 में जब मंडल कमीशन बनाया गया था तो मंडल कमीशन ने महाराष्ट्र में टोटल 128 कम्युनिटीज़ को जो है बैकवर्ड माना था। उसमें से 94 को जो है मोस्ट बैकवर्ड उन्होंने डिनोमिनेट किया था, लेकिन उस रिपोर्ट में मराठास को फॉरवर्ड कम्युनिटी माना गया था अकॉर्डिंग टू द मंडल कमीशन। उसके बाद जो है दो कमीशन बैठे, एक कमीशन जो खत्री कमीशन 1995 में, उसके बाद बापट कमीशन 2008 में, और इन दोनों कमीशन ने मराठा को ओबीसी में इंक्लूड करने से साफ साफ मना कर दिया था। उसके बाद नारायण राणे कमेटी को बिठाया गया, जो कि एक नॉन स्टैट्यूटरी कमेटी थी। उन्होंने 16% रिजर्वेशन प्रपोज किया। उसके बाद फडणवीस सरकार ने जो है उस पर ऑर्डिनेंस लाई, उसके बाद उस पर एक्ट ले आया। उसके बाद जो है इस लॉ को हाई कोर्ट में जो है स्टे कर दिया गया। और फिर ये जो मामला है, ये मामला आया गायकवाड़ कमीशन की तरफ, और फिर गायकवाड़ कमीशन की जो है इसमें रिकमेंडेशन आई। और क्या गज़ब की रिकमेंडेशन और क्या इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन जो है गायकवाड़ कमीशन ने दी। अभी मंडल कमीशन के हिसाब से मंडल कमीशन ने जो 11 पैरामीटर्स या फिर यार्ड स्टिक दिए थे, जिसकी बुनियाद पे किसी कास्ट को या फिर किसी सोसाइटी को बैकवर्ड मानना था, तो इस मामले में जो है गायकवाड़ कमीशन बहुत आगे चला जाता है। और उन्होंने इसमें कुछ जो 2-3 पॉइंट जो मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंगली नोट करना चाहता हूँ आपके सामने, वो है अकॉर्डिंग टू गायकवाड़ कमीशन उन्होंने कहा 2152 यानी कि 2152 फार्मर्स ने जो है सुसाइड की। उसके बाद टोटल सुसाइड जो हुए मराठा के वो हुए हैं 13,368। ये टोटल फार्मर्स जो है महाराष्ट्र में सुसाइड करते हैं। अभी सुसाइड तो हर एक कम्युनिटी के लोग करते हैं दोस्तों, हर एक कम्युनिटी के, हर एक कास्ट के, हर एक रेस के लोग सुसाइड करते हैं। और फार्मर्स ने सुसाइड करना ये एक एग्रेरियन क्राइसिस की बात है। कौन सुनता है दोस्तों फार्मर्स को? 150 डेज से जो है फार्मर वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनता। कोई पहाड़ या फिर कोई आसमान नहीं गिरने वाला अगर जो 3 फार्म लॉज गवर्नमेंट ने पास किए हैं उसमें कोई स्टे लाए या फिर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको रोक दिया जाए, तो कोई बड़ी बात या फिर कोई बड़ा नुकसान देश को नहीं होने वाला है। लेकिन उनकी बातों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। उसके बाद जो है सेकंड पैरामीटर जो कोट किया गायकवाड़ कमीशन ने, वो ये किया कि 69% मराठा फैमिलीज जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाती है। उसमें से 9.65 तांत्रिक और मांत्रिक से इलाज करती है। उसके बाद जो है 5.16% होम रेमेडीज यानी कि घरेलू इलाज पे भरोसा करती है। और उसके बाद 0.4% जो लोग हैं वो जो है अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं। इसका मतलब वो बैकवर्ड है।
अभी ये कोई लॉजिकल रीज़न नहीं हुआ दोस्तों बैकवर्डनेस का। उसके बाद एजुकेशन के बारे में कोट किया गया कि 13.42% मराठा जो है वो इलिटरेट है, 35.31% जो है मराठा वो प्राइमरी एजुकेटेड है। ये सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आ गए दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई लॉजिकल रीज़न नहीं बनता, या कोई लीगल रीज़न नहीं बनता जिससे ये प्रूव होता है कि मराठा कम्युनिटी जो है वो बैकवर्ड है। ये भी आर्गूमेंट किया गया था कि जो मराठे की टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के रेशो में जो है उनका जो है रिप्रेजेंटेशन या फिर उनको जो है आरक्षण जो है नहीं मिला है। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और ये कह दिया कि मराठा जो है बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं है, ये एक डोमिनेंट कम्युनिटी है और एक फॉरवर्ड कम्युनिटी है। तो कोर्ट ने जो है जो 50% की लिमिट लगाई गई थी, ये लगाई गई है इक्वलिटी के बेस पे। और अगर इस लिमिट को ब्रेक कर दिया जाए तो कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर ये जो 50% की लिमिट ब्रेक हो गई तो हम एक कास्ट रूल स्टेट की तरफ चल जाएंगे, सिर्फ कास्ट का ही रूल इस देश में चलेगा। और बड़ी ख़ास बात एक सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने जो पैरा नंबर 328 में एक बात कही, क्या ज़माना आ गया है लोग खुद को जो है बैकवर्ड दिखाना चाहते हैं जहाँ की लोगों को खुद को फॉरवर्ड दिखाना चाहिए। लेकिन आजकल जो है ये एक ट्रेंड सा हो गया है। ये सब चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आ गई। ज़रा सोचिए दोस्तों, आप गायकवाड़ कमीशन के हिसाब से जो उन्होंने सर्वे किया है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आती है दोस्तों, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू दैट 30% मराठा पॉपुलेशन 30 और 11% जो है SC/ST की पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में, 52% OBC की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन। इन सब को मिलाया जाए तो ये टोटल होता है 106%। कैसे पॉसिबल है दोस्तों 106% पॉपुलेशन, ये सर्वे बताता है। उसके बावजूद इस सर्वे में जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया, फिर भी ये जो रेशो है 106% जाता है। इसमें जैन को इंक्लूड नहीं किया गया, इसमें सिख को इंक्लूड नहीं किया गया, इसको मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया, फिर भी महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन 106% जाती है अकॉर्डिंग टू सर्वे। तो दोस्तों ये चीज़ें देखने के बाद हमें एक समझ में आ जाता है कि ये क्लियरली एक डिफेक्टिव सर्वे था, एक डिफेक्टिव कमीशन जो उन्होंने सर्वे की थी, डिफेक्टिव रिकमेंडेशन थी जिनकी कोई लीगल बुनियाद थी नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ये जो जजमेंट है वो लगभग जो है ऐसा ही आने वाला है, क्योंकि जो 50% की सीलिंग लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने डाली थी, उस सीलिंग लिमिट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि ये जुडिशल लैंग्वेज है, लेकिन बहुत सारे केस में जो है इसको फॉलो किया गया है। तो एक एज एन जुडिशल लैंग्वेज, एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज उसको कंसिडर किया गया है। तो और सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई थी तो ये भी उसमें आर्गूमेंट हुआ था कि जो इंदिरा साहनी का जजमेंट है उसको जो है एक बार रिविजिट करने की ज़रूरत है। ये एक आर्गूमेंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस आर्गूमेंट को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी के जजमेंट को जो है रिविजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है मराठा रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको मिस्टर काउंसलर लीगल वेब सीरीज़ पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।